अब हमारा चैप्टर 4 से जो अगला प्रश्न है ये है भारत में मिट्टी की समस्याएं क्या हैं और मृदा अपरदन के प्रकार, इससे उत्पन्न समस्या और मृदा संरक्षण के उपायों की चर्चा करें। तो पहले हमें बताना है कि भारत में मिट्टी की क्या क्या समस्याएं हैं और मृदा अपरदन जो होता है उससे किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है और इसके संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं। तो ये हम देख रहे हैं अब। तो आंसर में है प्रॉब्लम्स ऑन इंडियन सॉइल। तो भारत की मिट्टी में क्या क्या समस्या है। तो मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह प्राकृतिक शक्तियों और मानव द्वारा वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, अवैज्ञानिक भू उपयोग और खनन, कृषि, उद्योग आदि के प्रभाव से क्षतिग्रस्त होती है। और भारत में मिट्टी की निम्नलिखित प्रमुख समस्याएं हैं। तो मिट्टी जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के कारण कृषि जो है ये संभव हो पाता है। और ये बहुत ही कारणों से, जैसे कि प्राकृतिक शक्ति, जैसे प्राकृतिक शक्ति में आपका हो गया बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि कारणों के कारण, तथा मानव द्वारा वनों की कटाई, वन का कटाई, फिर अत्यधिक चराई के कारण, तथा अवैज्ञानिक भूमि का उपयोग और खनन तथा कृषि और उद्योग आदि के प्रभाव से मिट्टी जो है ये क्षतिग्रस्त हो रही है। और भारत में अन्य कई कारण हैं जिससे कि मिट्टी में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो पहला कारण है मृदा अपरदन की समस्या। तो मृदा अपरदन की समस्या, तो इसमें क्या हो रहा है, तो मिट्टी का इसमें अपरदन हो जा रहा है, अर्थात मिट्टी की जो ऊपरी परत है ये धीरे धीरे हटने लग रही है। फिर दूसरा है जल जमाव की समस्या। तो जल जमाव, तो मिट्टी, जैसे कि कोई एक क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जल जमा हो जा रहा है, जिसके कारण वहाँ भी जो मिट्टी है ये अनुपजाऊ होती जा रही है। फिर है लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्या, बंजर भूमि की समस्या, मरुस्थलीय की समस्या, नगर, उद्योग, यातायात, खनन द्वारा कृषि भूमि के अपहरण की समस्या। यहाँ पे अपोहन हो जाएगा, अपोहन की समस्या। तो पहला क्या हो गया, मृदा अपरदन की समस्या हो रही है, दूसरा जल जमा हो रहा है, तीसरा लवण और क्षारीय हो जा रही है मिट्टी, फिर मिट्टी जो है ये बंजर हो रही है, फिर मरुस्थल की समस्या बढ़ती जा रही है, और नगर, उद्योग, यातायात, खनन द्वारा कृषि भूमि के अपोहन की समस्या। तो इस प्रकार से कृषि भूमि का भी जो है नाश हो रहा है। तो पहले एक एक करके हम ये सबको देखते हैं। पहला है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। तो मिट्टी का अपरदन मिट्टी के ऊपरी सतह के अनावरण अर्थात हटने से होता है, इसे ही मृदा अपरदन कहा जाता है। तो मृदा का जो ऊपरी परत है ये धीरे धीरे हटता है, तो इसी को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा का आवरण जल अथवा वायु के माध्यम से हटता है। तो इसका जो अपरदन कैसे होता है मिट्टी का, तो जल से या फिर वायु से। तो वायु जब, अर्थात बहुत ही ज़्यादा हवा चलेगी, तो मिट्टी का जो ऊपरी परत है ये धीरे धीरे उड़ के दूसरे स्थान पे चला जाएगा। और जल के कारण भी होता है, जैसे कि किसी क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगी या फिर बाढ़ आ गया, तो उससे भी मिट्टी का जो ऊपरी परत है ये कट के एक जगह से दूसरे जगह चला गया। तो जिस क्षेत्र से कटा तो उस क्षेत्र में मृदा का अपरदन हो गया। तो जून 2011 में देश के मरुस्थलीय करण के संदर्भ में चौथी राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल भू क्षेत्र का 32% भाग अर्थात 105 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है। तो 2011 में देश के मरुस्थलीयकरण के संदर्भ में चौथी राष्ट्र रिपोर्ट ये जो आई थी, इसके अनुसार देश के कुल 32% भाग अर्थात 105 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है ये मृदा अपरदन की समस्या से ग्रस्त है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य इससे सर्वाधिक प्रभावित है। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है ये कौन कौन सा प्रभावित है, तो सबसे ज़्यादा राजस्थान, फिर जम्मू कश्मीर, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये सभी राज्य ये सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है। कारकों के आधार पर मृदा अपरदन दो प्रकार के होते हैं, पहला जल द्वारा अपरदन और दूसरा वायु द्वारा अपरदन, वाटर इरोजन और विंड इरोजन। तो एक एक करके इन्हें भी देखते हैं। पहले है जल द्वारा अपरदन, वाटर इरोजन। तो वर्षा का जल भूमि पर बूंदाघात करता है, इससे मिट्टी के कण ढीले होकर अपने स्थान से छिटकर जल प्रवाह के साथ बह जाते हैं। तो जल की जो बूंदें होती हैं
ये मिट्टी की सतह पे इस प्रकार से पड़ती है। तो ये जो जल की बूंदें होती है ये मिट्टी की सतह को ढीली कर देती है, जिसके कारण मिट्टी का जो ऊपरी सतह ये ढीला हो जाता है और अत्यधिक और ज़्यादा जल यहाँ पे बहाव होने के कारण ये वाला परत जो है ये कट के हट जाता है इस जगह से। तो इसी प्रकार से अपरदन प्रारंभ होता है। फिर आगे है जल द्वारा अपरदन मिट्टी की किस्म, भूमि के ढाल, वनस्पति, वर्षा की तीव्रता और अवधि पर निर्भर करती है। तो अपरदन किस प्रकार से होगा, ये मिट्टी की किस्म पर निर्धारित करती है तथा भूमि का ढाल किस प्रकार से है, वहाँ पे वनस्पति किस प्रकार की है, वर्षा की तीव्रता कितनी है, अगर कम है तो कम होगी अपरदन, अधिक हो रही है तो तुरंत तेजी से होगी, और अवधि पर निर्भर करती है। अर्थात वर्षा की तीव्रता और वर्षा की अवधि पर, कितने समय से बारिश हो रही है और कितने तेजी के साथ हो रही है, तो इसके अनुसार मिट्टी का अपरदन होता है। देश का 26.24 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जल के अपरदन के कारण बंजर हो रहा है। अब देखिए, जल के द्वारा अपरदन हो रहा है तो देश का इतना क्षेत्र, लगभग 26 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है ये अपरदन के कारण ही बंजर हो रहा है। और जल द्वारा निम्न प्रकार से मृदा का क्षरण होता है। तो देखिए कैसे करके जल के द्वारा मिट्टी का अपरदन हो रहा है। तो बूंदाघात अपरदन, फिर परत अपरदन, क्षुद्र सरिता अपरदन, फिर अवनालिका अपरदन, भूस्खलन अपरदन, सरिता तट अपरदन, हिमानी क्षरण, सागरीय अपरदन। तो वर्षा की बूंदें जो है ये जमीन पे गिरती है तो उससे बूंदाघात अपरदन होता है। फिर उसके बाद जल के द्वारा मिट्टी के ऊपरी सतह को बहाकर ले जाने से परत अपरदन हो रहा है। फिर जहाँ पे पानी का स्रोत होगा ही वहाँ भी जो भूमि का अपरदन होगा ही। उसके बाद अवनालिका अपरदन, ये आपको चंबल नदी घाटी वाले क्षेत्र में दिखेगा, अवनालिका अपरदन। और भूस्खलन अपरदन, भूमि के धंसने से भी अपरदन होता है, जैसे कि आपको उत्तराखंड में ये ज़्यादा देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। फिर हिमानी क्षरण अर्थात ग्लेशियरों का क्षरण, फिर सागरीय अपरदन। फिर आगे है जल द्वारा होने वाले अपरदनों में परत, क्षुद्र सरिता और अवनालिका अपरदन बहुत विनाशकारी होते हैं। तो ये सारे अपरदन जो है ये जल के द्वारा होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। परत अपरदन में मिट्टी की ऊपरी सतह पतली परतों के रूप में बहकर नष्ट हो जाती है। तो परत अपरदन में क्या होता है, मिट्टी की जो ऊपरी सतह है ये बह के हट जाती है और उसके बाद यह उर्वरता को नष्ट कर देती है। जल के प्रवाह द्वारा अंगुलियों जैसे गड्ढों का निर्माण होता है। तो अगर बहुत ही ज़्यादा कहीं जल प्रवाह हो रहा है वो भी बहुत ही बड़ी मात्रा में, तो उस क्षेत्र को ये काट के, जल के द्वारा वो क्षेत्र काट दिया जाता है। और जो क्षेत्र ज़्यादा कठोर है तो वो तो इसी प्रकार से रह जाएगी, और जो क्षेत्र थोड़ा मुलायम है वो कट जाएगा और हट जाएगा। तो इसी प्रकार से अंगुली नुमा संरचना बन जाती है इस प्रकार से। तो इसी क्षेत्र को रील क्षेत्र कहते हैं। तो अंगुलियों जैसे गड्ढों का निर्माण होता है जिसे रील अपरदन कहते हैं। यह कृषि में बाधा पहुंचाती है। आगे चलकर रील का विकास अवनालिका में होता है। तो जब ये अंगुली नुमा संरचना जो है ये बड़ी आकार की होने लगती है तो इसे ही अवनालिका कहा जाता है। आप देखे होंगे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में इस प्रकार की अवनालिका काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत में मालवा पठार और चंबल नदी का क्षेत्र अवनालिका अपरदन से काफ़ी प्रभावित है। तो वही मध्य प्रदेश में चंबल नदी का क्षेत्र, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अवनालिका अर्थात बीहड़ है। अवनालिका को ही बीहड़ भी कहा जाता है, बीहड़ प्रदेश। तो पंजाब में शिवालिक का दक्षिण भाग, छोटा नागपुर प्रदेश, गुजरात में खंबात की खाड़ी के पूर्व तथा उत्तर पूर्व में स्थित क्षेत्रों में अवनालिका अपरदन से उत्खात भूमि अर्थात बैडलैंड का विकास हुआ है। तो कौन कौन से क्षेत्र में ये अवनालिका आपको देखने को मिलेंगी, तो पंजाब में शिवालिक का दक्षिण भाग, छोटा नागपुर प्रदेश, गुजरात में खंबात की खाड़ी के पूर्व तथा उत्तर पूर्व में स्थित क्षेत्रों में अवनालिका अपरदन अर्थात बैडलैंड का विकास हुआ है। फिर आगे क्या है, तो वायु अपरदन। जिन क्षेत्रों में शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की दशाएं मिलती है अर्थात सूखी या फिर आधी सूखी हुई जलवायु की दशाएं मिलती हैं, वायु का वेग अधिक होता है, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का अभाव होता है और वहाँ वनस्पति का आवरण नहीं होता है। तो शुष्क और अर्ध शुष्क वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये राजस्थान का पश्चिमी भाग हो गया, जहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी आपको देखने को मिलेगी।
तो उन क्षेत्रों में वायु का वेग भी अधिक होता है। क्यों होता है? तो क्योंकि वहाँ पे वायु को रोकने के लिए कुछ होता ही नहीं है, अर्थात कोई भी वनस्पति, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। तो इसी कारण उन क्षेत्रों में वायु का वेग अधिक होता है और मिट्टी में कोई भी कार्बनिक पदार्थ नहीं पाया जाता है और वहाँ वनस्पति का आवरण नहीं होता है। वहाँ वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन अधिक होता है। तो इन क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा मिट्टी का अपरदन होता है। आपने देखा भी होगा कि जहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे हवाएं बहुत ही ज़्यादा तीव्र चलती है, जिसके कारण मरुस्थल का जो मिट्टी होता है वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के हमेशा जाते ही रहता है, जिसे मरुस्थलीय तूफान भी कहा जाता है। तो मरुस्थलीयकरण का पर आधारित चौथी राष्ट्र रिपोर्ट 2011 के अनुसार देश का 17.77 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है ये वायु अपरदन के कारण बंजर हो रहा है। तो 2011 में जो रिपोर्ट आई थी मरुस्थलीयकरण पर आधारित, तो इसके अनुसार देश का 17 लगभग 18 कह सकते हैं 18 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है ये वायु अपरदन के कारण बंजर हो रहा है। भारत में पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा के गुड़गांव अर्थात गुरुग्राम, रोहतक, भिवानी व हिसार, पंजाब के फिरोजपुर, कपूरथला, यूपी के आगरा, मथुरा, इटावा, पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर, ओडिशा में पुरी, गुजरात का कच्छ, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग वायु अपरदन से प्रभावित हैं। तो यहाँ पे आपको उतना नहीं लिखना होगा, आप बस इतना लिखेंगे कि भारत में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी राजस्थान, फिर हरियाणा, उसके बाद पंजाब, फिर उसके बाद यूपी, फिर पश्चिम बंगाल, ओडिशा तथा गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में वायु अपरदन की समस्या प्रचलित है। उसके बाद आगे जो है ये मृदा अपरदन के परिणाम। मृदा अपरदन के परिणाम, मृदा अपरदन से भूमि में पोषक तत्वों की कमी होती है और अंततः पारिस्थितिकीय असंतुलन का कारण बनता है। अगर मृदा अपरदन होगा तो उसमें जो भी मृदा में जो भी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं वो तो हटेंगे ही वहाँ से, तो जिसके कारण उन पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और धीरे धीरे क्या होगा, पारिस्थितिकीय असंतुलन बन जाएगा। मृदा अपरदन से कृषि उत्पादकता में कमी, मिट्टी में नमी का ह्रास, बंजर भूमि का विकास, वनस्पतियों का सूखा एवं बाढ़, बारंबारता में वृद्धि, नदियों एवं नहरों की पेटियों में गाद का जमाव, भूमि सुधार में अनावश्यक खर्च जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो देखिए मृदा अपरदन से क्या क्या होगा। तो मृदा अपरदन से तो सबसे पहले तो भूमि की जो पोषक तत्व है उसमें कमी आएगी, पारिस्थितिकीय असंतुलन बनेगा और फिर मृदा की उत्पादकता में कमी आएगी, अर्थात कृषि सही से नहीं हो पाएगी और कृषि सही से नहीं हो पाई तो फिर खाद्यान्न में कमी आएगी और खाद्यान्न में कमी आई तो फिर भारत की इतनी बड़ी जनता को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद है मिट्टी में नमी का ह्रास हो जाएगा, नमी ही नहीं रहेगी, फिर बंजर होने लगेगी धीरे धीरे ज़मीन। उसके बाद वनस्पति धीरे धीरे सूख जाएंगे क्योंकि नमी नहीं रहेगी तो वनस्पतियों का सूखना तो है ही, और साथ ही साथ सूखा और बाढ़ की बारंबारता आएगी, अर्थात का बार बार उस क्षेत्र में बाढ़ या फिर सूखा आपको देखने को ही मिलेगा। नदियों और नहरों की पेटियों में गाद का जमाव हो जाएगा और भूमि सुधार में अनावश्यक खर्च जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद मृदा संरक्षण। तो मृदा संरक्षण कैसे किया जा सकता है? तो मृदा संरक्षण एक विधि है जिससे मिट्टी के अपरदन और अवक्षय को रोका जा सकता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जा सकती है। तो मृदा संरक्षण जो है ये एक प्रकार की विधि है जिससे अपरदन को और अवक्षय को रोका जा सकता है और इससे उर्वरता भी बनी रह सकती है। तो ये कैसे करेंगे? तो मृदा अपरदन को निम्न तरह से रोका जा सकता है, जैसे 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार की ढाल वाली भूमि का जो है उपयोग ये कृषि में होता है तो मृदा का अपरदन होगा ही, क्योंकि अगर इसमें पानी दिया जाता है जब सिंचाई के टाइम तो ये धीरे धीरे नीचे उतर के यहाँ से हट जाएंगी धीरे धीरे मिट्टी और सारा नीचे आ जाएगी या फिर बहा के कहीं और भी जा सकती है। उसके बाद है तो इसी कारण से इन क्षेत्रों में जो 15 से 25% ढाल प्रवणता वाले क्षेत्र है इसमें कृषि नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की भूमि का उपयोग जो है ये कृषि में नहीं होना चाहिए। फिर है ढाल वाली भूमि पर सीढ़ीदार क्षेत्र बनाना चाहिए। अगर थोड़ी कम ढाल है तो यहाँ पे सीढ़ीनुमा खेती की जा सकती है। फिर अधिक ढाल वाली भूमि पर कंटूर जुताई करनी चाहिए।
फिर है अति चराई को रोकना चाहिए, स्थानांतरित खेती को भी रोकना चाहिए, आवरण फसलों को उगाना चाहिए और नियमित वानिकी को अपनाना चाहिए। इसके साथ ही मिश्रित खेती तथा सस्यावर्तन को अपनाना चाहिए। फिर शुष्क क्षेत्रों में बालू के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला बनाकर रोकना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले 15 से 25% जो ढाल प्रवणता वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे वो उस प्रकार की भूमि का उपयोग जो है ये कृषि में नहीं किया जाना चाहिए। फिर अगर ढाल वाली भूमि का उपयोग कृषि में किया जाता है तो सीढ़ी नुमा कृषि किया जाना चाहिए। फिर उसमें कंटूर जुताई करनी चाहिए, अति चराई को रोकनी चाहिए। अगर अति चराई रुकती है तो क्या होता है, जो चराई करने से जो घास होता है उससे मिट्टी का आवरण सही रहता है, लेकिन घास के अगर हट जाने से ये भूमि जो ढीली हो जाती है और वायु या फिर जल के द्वारा मिट्टी जो है ये अपरदित होती है। फिर अस्थानांतरित खेती को भी रोकना चाहिए, अर्थात वनों को काट कर इधर उधर खेती नहीं करनी चाहिए, जिससे अगर वन रहेंगे तो फिर मिट्टी भी वहाँ पे रहेगा ही, तो मिट्टी का अपरदन नहीं होगा। फिर आवरण फसलों को उगाना चाहिए, नियमित वानिकी को अपनाना चाहिए, मिश्रित खेती और सस्यावर्तन को अपनाना चाहिए, शुष्क क्षेत्रों में बालों के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला बनाकर रोकना चाहिए। जैसा अभी थार के मरुस्थल में किया भी जा रहा है, वहाँ पे छोटे छोटे घास लगाए जा रहे हैं और उसके बाद उस भूमि को बंजर से सुधारा जा रहा है। फिर मृदा संरक्षण के कुछ अन्य उपायों में बाढ़ पर नियंत्रण करना चाहिए, नहरों से होने वाले जल के रिसाव को रोकना चाहिए। तो देखिए बाढ़ पर नियंत्रण करना चाहिए, जैसे प्रतिवर्ष बहुत सारे क्षेत्रों में नदियों के कारण बाढ़ आती रहती है, तो इन्हीं को सुधारना चाहिए, अर्थात बाढ़ पर नियंत्रण होना चाहिए। नहरों से होने वाले जल के रिसाव को भी रोकना चाहिए, जो जल का रिसाव होता है उसे भी रोकना है नहरों के द्वारा। फिर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, हरित खाद का उपयोग करना चाहिए, जिससे मिट्टी में पोषक तत्व बनी रहेगी। फिर रील और गोली से प्रभावित भागों में समतलीकरण करना और सतत कृषि के तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए। अर्थात हमने देखा कि इस प्रकार के क्षेत्र जो अंगुली नुमा संरचना बनती है वो वाला क्षेत्र रील क्षेत्र कहलाता है, तो उस प्रकार के क्षेत्र को समतल करना चाहिए और सतत कृषि के तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए। फिर वाटर शेड और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उपायों से भी मिट्टी का संरक्षण हो सकता है। तो मिट्टी के संरक्षण के ये सारे उपाय हैं। तो मिट्टी की समस्या क्या क्या थी, तो मृदा अपरदन की समस्या, जल जमाव की समस्या, लवणीयता और क्षारीयता की समस्या, फिर बंजर भूमि की समस्या, मरुस्थलीकरण की समस्या और नगर बसने के कारण, उद्योग लगने के कारण, यातायात की संख्या वृद्धि और फिर खनन होने के कारण कृषि भूमि में अवोहन हो रहा था। फिर उसके बाद हमने मृदा अपरदन देखा और ये कैसे होता है, तो दो प्रकार से, जल के द्वारा तथा वायु के द्वारा। तो जल द्वारा किस प्रकार से अपरदन हो रहा था ये भी हमने देखा, और जल द्वारा विभिन्न प्रकार से मृदा का क्षरण होता है। पहला तो बूंदाघात अपरदन, परत अपरदन, फिर क्षुद्र सरिता अपरदन या फिर रील इरोजन, अवनालिका अपरदन, भूस्खलन अपरदन, सरिता तट अपरदन, फिर हिमानी क्षरण और सागरीय अपरदन। उसके बाद हमने वायु अपरदन देखा और 2011 में आई एक रिपोर्ट जो कि मरुस्थलीकरण पर आधारित रिपोर्ट थी, राष्ट्रीय रिपोर्ट, और उसके अनुसार लगभग 18 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है ये वायु अपरदन से बंजर हो रहा है। और इसमें भी जो क्षेत्र शामिल है वो है पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, उसके बाद पंजाब, फिर यूपी यहाँ पे, फिर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और साथ ही साथ गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग। फिर मृदा अपरदन से क्या क्या परिणाम होते हैं वो हमने देखा। तो मृदा अपरदन से मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, पारिस्थितिकी असंतुलन बनेगा, फिर मृदा से उत्पादकता में कमी आएगी मृदा अपरदन के कारण से, फिर मिट्टी में नमी का ह्रास होगा जिस कारण से फिर वनस्पति सूख जाएंगे, बंजर भूमि का विकास होगा और फिर सूखा और बाढ़ आपको बारंबार देखने को मिलेगा। और फिर नदी एवं नहरों की पेटियों में गाद का जमा होगा, भूमि सुधार में अनावश्यक खर्च शामिल हो जाएंगे और इस प्रकार की कुछ समस्या देखने को मिलेंगी। फिर मृदा संरक्षण हमने देख लिया कि किस प्रकार से मिट्टी को बचाना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। तो ढलान वाले भूमि पर अगर खेती करनी है तो सीढ़ीदार खेती करना है, और अगर इसका उपयोग कृषि में ना हो तो यही बेहतर है। फिर भूमि में जो जुताई है ये कंटूर जुताई करनी चाहिए, फिर अति चराई को रोकना चाहिए,
स्थानांतरित खेती को भी रोकना है, आवरण फसलों को लगाना है, नियमित वानिकी को अपनाना है, मिश्रित खेती तथा सस्यावर्तन को अपनाना है और शुष्क क्षेत्रों में बालू के प्रसार को रोकने के लिए वृक्षों की रक्षक मेखला बनाना है। और साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती रहती है तो उन क्षेत्रों में बाढ़ पर नियंत्रण करना है, नहरों से होने वाले जल के रिसाव को रोकना है, जैविक खाद, हरित खाद इत्यादि का प्रयोग करना है, रील और गोली से प्रभावित क्षेत्र में समतलीकरण करना है, फिर सतत कृषि की तकनीकों को भी अपनाना है और वाटरशेड तथा वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उपाय को भी अपनाना है। तो चैप्टर 4 भी हमारा समाप्त होता है। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5।